हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में है सेजल चौधरी, जिनका हाल नॉट सेट 7 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1000 है और इनके साथ में इनको अलॉट हुआ है एम्स नागपुर। फाइनली ये एम्स नागपुर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं और हाल में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के भी आए हैं और लास्ट 1 ईयर की सक्सेस के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। अब सेजल बताएगी कि कैसा सिलेक्शन कैसा हुआ, क्या रीज़न था, कब कितनी मेहनत की है इसके पीछे। सबसे पहले सेजल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम चौधरी सेजल है। मैं पाटन से बिलोंग करती हूँ। मेरा स्कूलिंग जो है वो आदर्श विद्यालय पाटन से क्लियर हुआ है। उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग सहजानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जुंडाल से की है और फिर मैंने दिसंबर 2023 में वीएस एकेडमी ज्वाइन किया था। ओके, तो जैसे कॉलेज से पास आउट हुए होंगे, बीएससी नर्सिंग की आपने? हाँ सर। उसके बाद में आपको पता था कि कंपटीशन करके कोई लाइफ होती है, बीएससी नर्सिंग के अंदर हम नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना अपने पास में? यस सर। तो आपने ये एम्स में नर्सिंग ऑफिसर जाना ही क्यों समझा? पहले तो सर सीनियर से सुना था ऐसा कि एम्स में होता है ऐसी पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की अच्छी, पर तब तक ऐसी मेंटालिटी थी कि एम्स जो है वो बहुत ही टफ़ है और 3-4 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी तभी एम्स होगा, ऐसा था। तो मेरा ऐसा रहता था कि नहीं, मुझे पहले ऑप्टिमम लेवल का नॉलेज लेना है। जो कि मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग क्लियर की तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे अंदर इतना नॉलेज नहीं है। ये फील्ड है, ये नर्सिंग फील्ड है, उसके अंदर मेरा जितना नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज नहीं है। तो मुझे उसी के लिए मैंने क्लास ज्वाइन किया था। अपने सीनियर के सजेशन से मैंने वीएस में एक डेमो लिया था और मुझे ये बेस्ट लगा था कि नहीं, इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने वीएस ज्वाइन किया था। फिर यहाँ पे आके सर के आप सबके मोटिवेशन से पता चला कि नहीं, एम्स इतना भी ईजी, इतना टफ़ नहीं है जितना सोचा है। कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो फिर उस तरह जर्नी शुरू हुई एम्स की। ओके, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कुछ, जैसा कि कॉलेज लाइफ और कंपटीशन लाइफ दोनों की स्टडी में? अपन कॉलेज में भी तो स्टडी करते हैं ना, फर्स्ट ईयर से लगाकर 4th ईयर तक। यस सर। कॉलेज जैसे 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, अपने पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम होता है। जैसे यहाँ पर पीडियाट्रिक आपको 40 या 50 क्लास में पढ़ाई जाती है, आपके पास 1 साल होता है। तो कॉलेज लाइफ की स्टडी में और कंपटीशन की लाइफ में स्टडी में क्या फ़र्क होता है? देखो सर, जब कॉलेज में पढ़ते थे तब ऐसा माइंडसेट था कि बस पास होना है। ऐसा नहीं था कि नहीं, इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, बस ऐसा था, रट्टा मारते थे और चलो कि एग्ज़ाम दे दो, पास हो जाओ, बस ऐसा था। ऐसा नहीं था कि इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, उसके अच्छे से नॉलेज ले, ऐसा नहीं होता था। और यहाँ पे आके ऐसा है कि रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करो तो आप कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ऐसा जैसे आपने कॉलेज बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में पहले दिन आपने वीएस का डेमो लिया होगा, उस दिन क्या आपके माइंड में ऐसा लगा था कि ज़बरदस्ती बिठाया गया है, या फिर ये भी मुश्किल होता है ना कि 6 घंटे की क्लास लेना आपको? यस सर। तो 6 घंटे की क्लास को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? किसकी क्लास थी सबसे पहले दिन आपकी? सबसे पहले मैंने पेप्टिक कल्चर पढ़ा था डेमो में। ओके, डेमो के दिन जीआईटी की क्लास पेप्टिक कल्चर पढ़ा था। यस सर। तो क्लास देख के कैसा लगा था कि 6 घंटे की क्लास हम ले पाएंगे? नहीं, पहले तो टफ तो लगा ही था बैठना तो पर ऐसा था कि हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वो कोविड में गया था, तो पेप्टिक कल्चर नाम ही नहीं सुना था। यहाँ आके मैंने जब 4 घंटे मैंने ली थी क्लास, 6 घंटे पूरी नहीं ली थी, आधी ली थी। तो 4 घंटे का मैं जब यहाँ से निकल के बाहर निकली, शाम को मैंने वही चीज़ याद की तो मुझे लगा कि मुझे आता था, सब याद था। क्लास में 4 घंटे बैठने के बाद मुझे वो टॉपिक कम्प्लीटली याद था। तो मुझे लगा कि एक क्लास लेने से अगर इतना नॉलेज हो सकता है तो अगर मैं पूरा कोचिंग लूँगी तो मुझे पूरा बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। और उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि नहीं, वीएस एकेडमी ज्वाइन करूँगी। ऐसा। थैंक यू। तो देखो, आपने उसके बाद में जैसे क्लासेस आप कंटिन्यू करते थे, तो जैसे बहुत मुश्किल होता है कि जब आप कॉलेज लाइफ के अंदर 1 घंटा पढ़ते हो या आधा घंटा पढ़ते हो, बस ये फैक्ट है कि कॉलेज लाइफ के अंदर अपन सॉल्व पेपर पढ़ के पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 6 घंटे की क्लासेस और उसके साथ में 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी यस सर। कैसे मैनेज करते थे?
ऐसा था कि अभी करना ही है। जब क्लासेस ज्वाइन किया तब था कि नहीं, अभी तो ठीक से ही पढ़ना है, अभी सब कॉन्सेप्ट बेस पे ठीक से ही पढ़ना है। तो क्लासेस तो क्या है कि शुरू में बहुत टफ पड़ता था, और हमारी तो 6 घंटे से ज़्यादा भी होती थी क्लासेस, ऐसा फिक्स नहीं रहता था, कभी 8 घंटे भी चल जाती थी। तो कुछ नहीं, वो हैबिट हो गई थी क्लास में बैठने की, पर फिर ऐसा माइंड सेट हो गया था कि नहीं अभी तो करना ही है, फिर कब करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो फिर वो एक हैबिट में आ गया था पढ़ना, और फिर पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करते थे, बस यही फोकस है, यही करना है। तो फिर हो गया कॉलेज टाइम पे तो क्या कुछ नहीं किया, तो फिर अभी तो करना है, ऐसा था। वेरी गुड। दूसरे, जब आपका एम्स में सिलेक्शन हुआ होगा, पहले इनका एम्स के अलावा ईएसआईसी में भी सिलेक्शन हो रखा है, एम्स नॉर्सेट 7 में और ईएसआईसी के अंदर भी हो रखा है, 1903 जिसकी पोस्ट थी उनके अंदर। जब एम्स का आपका गोल बन गया था लास्ट में कि मेरे को एम्स निकालना है, तो एम्स में सिलेक्शन हुआ था, रिजल्ट दूसरी बार आया नॉर्सेट 7 का, ऑल इंडिया रैंक 1000 आई, तो आपको बिलीव था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी रैंक अच्छी आ जाएगी, और उसके बाद में क्या रिएक्शन था, कैसा लग रहा था आपको? पहले तो सर ऐसा था, मेरा नॉर्सेट 6 में प्रीलिम हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, और वो मैंने इतने सीरियस नहीं ली थी उस एग्ज़ाम को, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे गुजरात बाहर जाना ही नहीं है, तो उसको नहीं लिया था। पर जब प्रीलिम हुआ ना, तो अब ऐसा लगा कि नहीं अभी तो करना है, कुछ तो करना है, इसी में भी भले लूँ ना लूँ लेकिन करनी ज़रूर है, नॉर्सेट भी ऐसा था। फिर ईएसआईसी की मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, और उसका भी रिज़ल्ट आया, उसमें भी पास आउट हुई, और नॉर्सेट 7 में भी जब पास आउट हुई तब बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ईएसआईसी नॉर्सेट दोनों ऐसा डिफरेंस सोचते हैं सब में कि नॉर्सेट ज़्यादा ही हार्ड है, ऐसा सोचते हैं। तो फिर जब हुआ तब बिलीव नहीं हुआ था कि हो गया, पर हो गया अच्छे से। देखो, आप जब स्टार्टिंग टाइम में जब पढ़ने आते हो ना, तब आप कितने घंटे पढ़ते हो, क्या है, और थोड़ा बहुत अपने अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं सेजल को देखता था क्लास के अंदर कि एक स्टूडेंट होता है क्लास के अंदर जो सेल्फ वॉलेंट्री आंसर करता है, इसका मतलब टीचर को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट पढ़ के आया है। मैं क्लास के अंदर देख के पता कर देते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो अपना टाइम को बहुत यूटिलाइज करते हैं। ये हमेशा मैं अगर जो भी क्वेश्चन पूछता था, इनको अगर आता था तो ये श्योरली आंसर देते थे, और वो आंसर राइट होता था, कन्फ्यूजन कभी नहीं होता था। तो ये एक बात है कि जब भी आप पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, अपने माइंड के अंदर कन्फ्यूजन मत रखो। जितना कन्फ्यूजन रखोगे उतने एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर आप मुश्किल से सेलेक्ट होंगे, अगेन एंड अगेन आपको अटैम्प्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे से भी पूछते हैं, आप सेलेक्ट होने के बाद आपसे भी पूछते होंगे कि क्या क्या पढ़े। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास भी फेस किया होगा आपने कि सेलेक्ट होने के बाद में आपको बोला होगा कि सेजल तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, तूने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितने घंटे पढ़ती थी, ये सब आपसे पूछा होगा। तो एक बार स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए। हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा जो मैंने कंटेंट, देखो मैंने नोट्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्लासेस में जो नोट्स बनवाई जाती थी उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, मैं जब क्लासेस आती थी तब मेरा फोकस पूरा रहता था, क्लास के टाइम ड्यूरिंग क्लास सर जो पढ़ाते हैं उसमें मेरा फोकस पूरा रहता था। अगर वो कुछ नहीं भी लिखाते हैं तो मैं खुद लिख देती थी नोट्स में। तो मैंने नोट्स बहुत अच्छे से बनाई थी, और नोट्स के अलावा मैंने और कहीं से कोई बुक नहीं पढ़ी। हाँ, एमसीक्यू सारी बुक से किए हैं, उसका प्रैक्टिस सब बुक से किया है, अलग अलग डिफरेंट। और सब लोग को ऐसा लगता है कि ईएसआईसी में क्या पढ़े, नॉर्सेट में क्या पढ़े, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आपका जो बेसिक सिलेबस है नर्सिंग का, अगर आप वो ठीक से पढ़ लो तो मुझे नहीं लगता है कि सब और अलग अलग एग्ज़ाम के लिए कोई अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूर है। इवन मैंने एंथलेक्स के भी सारे एमसीक्यू किए हैं, मैंने अपने नोट्स पढ़ने के बाद एंथलेक्स के एमसीक्यू किए थे, तो वो भी मुझसे हो ही रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग बुक पढ़ो और या कुछ। और पढ़ने की स्ट्रेटजी में मेरा ऐसा रहता था कि मैं दिन में सुबह उठ के एक गोल बनाती थी कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो मैं बस उतना जी जान के लगाती थी कि बस उतना मेरा इस दिन में हो जाना चाहिए। ऐसे घंटे नहीं गिनती थी कि इतना घंटा पढ़ूँ या क्या पढ़ूँ और 10 या 12 घंटे करूँ, ऐसा नहीं। आज FON कंप्लीट करना है तो बस करना है, पर उसमें जितने भी घंटे लगे ऐसा मेरा रहता था। वेरी गुड। देखो, आपको आंसर मिल गया होगा। हम क्लासेस में भी ईच एंड एवरी डे आपको ये बोलते हैं
कि पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको जो लिखाया गया है वो आप पढ़ लीजिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 10-15 जगह देखेंगे कि यहाँ का कैसा है, वहाँ का कैसा है। देखो सब जगह एक ही चीज़ है, मेडिकल है, वो मेडिकल एक ही चीज़ है, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन बस जो भी आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट के ऊपर फोकस करो, उसको बार बार रिवीजन करो। इन्होंने भी यही किया है कि बार बार उसी कंटेंट को रिवीजन किया, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको जहाँ से मिले वहाँ से सॉल्व करो। जितने भी आपके पास गाइड बुक हैं उस गाइड बुक से सॉल्व करो। बस दूसरा फोकस करो अपने कंटेंट के ऊपर। दूसरा बिलीव होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, ये मेरे को आता है। दूसरा कि इन्होंने बताया कि हावर्स, देखो हावर्स कोई मायना नहीं करता है, हावर्स कोई मायना नहीं करेगा कितने घंटे पढ़े आपने, कितने नहीं घंटे पढ़े। बस आपका जब भी मन करे, जब आपका मन है अच्छे से पढ़ने का, तब आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, सोना चाहिए, सो जाओ। वापस आपको लगता है कि नहीं मेरे को अब पढ़ना चाहिए, वापस लग जाओ, ठीक है। दूसरा, एक आपके जैसे बैचमेट हैं या फिर आपके जूनियर होंगे, तो जैसे जिसका कॉलेज कंप्लीट होता है, पहले आपके बैचमेट या फिर जो सेलेक्टेड नहीं हुए होंगे वो भी आपसे सजेशन मांगते होंगे कि सेजल हम क्या करें। तो उनको क्या सजेस्ट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं ये देखता हूँ कि बच्चा घर से एक गोल लेके आता है कि सिलेक्शन होना है, लेकिन 3 महीने के बाद में उसके माइंड में ऐसा क्या हो जाता है कि वो वापस चला जाता है, अपने आप को समझता है कि नहीं ये तो मेरा घर जाके हो जाएगा, और फिर घर जाके अलग ही पाथवे पे कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद में पहले था वैसे की वैसी कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो फिर तो नहीं होगा, ऐसा है। अगर ठीक है, अगर आपका एक नॉर्थ सेट में नहीं होता है तो क्या हुआ, नेक्स्ट 6 मंथ में फिर से नॉर्थ सेट है। तो अगर आप देखो, ऐसा है कि अभी आप 6 महीने भी बीच में ब्रेक रखोगे तो ऑब्वियस है कि आप भूल ही जाओगे पहले का। तो कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही कि अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो एक ना एक दिन ही तो गोल होना ही है, आप पहुंचोगे ही वहीं तक। तो कंटिन्यूटी रखे ऐसे लोग जो ऐसे चले जाते हैं। देखो जब भी पढ़ने आते हो ना, जो गोल जिस दिन पहले दिन आपका जो मोटिव है, जो आपका पहले दिन गोल अचीव करना है, वो लास्ट तक रखो। जब तक आपका अचीव नहीं होता है तब तक आप एफर्ट लगाते रहो, और होगा एफर्ट। आप जितनी मेहनत करोगे, कंटिन्यूटी रखोगे, उस दिन होगा। अगर ऐसा 3 महीने के अंदर सबका होता है तो दुनिया में सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने इसी के पीछे लगा रहेगा तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दूसरा और एक क्वेश्चन है कि जैसे जैसे वैकेंसी आती है, जैसे ईएसआईसी की वैकेंसी आ गई, रेलवे की वैकेंसी आ गई, एम्स की वैकेंसी है, तो इसमें बार बार बच्चे पूछते हैं कि एम्स के लिए क्या पढ़े, ईएसआईसी के लिए क्या पढ़े, रेलवे के लिए क्या पढ़े, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे? वही तो मैं तो वही कहती हूँ कि एक बार आप बेसिक सिलेबस जो है नर्सिंग का उसको ठीक से पढ़ लो, फिर उसको कुछ ऐसा डिविडेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि रेलवे में ये करना है, ईएसआईसी में ये करना है। जो बेसिक सिलेबस है हमारा, वो उसको अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ते हो तो फिर तो कुछ टफ नहीं लगता है। उसके लिए अलग पढ़ो, इसके लिए अलग पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो सिलेबस एक ही है। अगर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसी का एग्ज़ाम देते हो, आपको कुछ नहीं करना है कि एक पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो, उसको रिवीजन करो और उसको पढ़ते रहो, ठीक है। दूसरा, हम जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है उसके पीछे टेस्ट सीरीज से आपको कुछ हेल्प मिलती है? यस सर, ऑफ कोर्स उससे बहुत ही हेल्प मिली है। मेरा एक ऐसा भी गोल रहता था टेस्ट सीरीज़ में कि मुझे टॉप 10 में रहना ही है। मैं ऐसा गोल रखती थी कि इसमें आऊँगी। तो क्या है कि वो आपका हर रोज़ का कंपटीशन लेवल बताता है कि आपके साथ कौन कंपटीशन में है, क्या है, सब कुछ। तो वो अगर आप देखो, मैं टॉप 10 में आती थी तो एक कॉन्फिडेंस रहता था मुझ में कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो सकता है, ईएसआईसी भी हो सकता है, नॉर्थ सेट भी हो सकता है। अगर वीएस में जो भी स्टूडेंट आते हैं बहुत ही अच्छे लोग आते हैं, सबका अच्छा नॉलेज रहता है, तो उनसे आपका कम्पीट होगा तो वो बहुत ही अच्छा, तो आपको पता भी चलेगा कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज़ तो यहाँ की मुझे बहुत हेल्पफुल रही है, वो प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल रही है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल रही है। मेरा ईएसआईसी में भी सबका ऐसा था कि टाइम नहीं हो सका मैनेजमेंट, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मैंने कम्प्लीटली किया था क्योंकि प्रैक्टिस ही अच्छी थी यहाँ से टेस्ट सीरीज़ की वजह से। तो टेस्ट सीरीज़ तो सबको लेनी ही चाहिए, देनी ही चाहिए टेस्ट, मेरा ऐसा मानना है। देखो टेस्ट सीरीज़ बहुत मैंडेटरी हैं
क्योंकि आप कितना भी एफर्ट लगा रहे हो, किस फील्ड में लगा रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास सजेशन आते हैं कि मैं पूछता हूँ कि टेस्ट क्यों नहीं दिया, तो बोलते हैं कि नहीं मेरा प्रीवियस में नंबर अच्छे नहीं आए थे इसलिए टेस्ट नहीं दिया। ऐसा नहीं है, नंबर पहली बार में आपके 100 में से 100 नहीं आएंगे। फर्स्ट टेस्ट दो आपका अगर अच्छे नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, दूसरा और दो, तीसरा और दो, कंटिन्यूटी रखो, कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज देते रहो। पहले आपका गोल रखना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में दूसरा आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद में तीसरी फेजेज हैं, आपको टेस्ट कंपल्सरी देना है। मैं भी बच्चों को यही बोलता हूं कि वीएस की जो टेस्ट सीरीज चलती हैं उसके अंदर आप टॉप 10 में आ जाओ। इसका मतलब है कि अपने आप के अंदर निश्चिंत हो जाना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे वहाँ कंटिन्यूटी टॉप 10 में आते हैं कि इसका मतलब बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम के अंदर आप टॉप 10 में आते हो तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत खुशी मिलती है कि मैं टॉप 10 में आई हूँ। दूसरे दिन और आपको कॉन्शियसनेस से दो, एक बार आपके क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करते हो, क्या करते हो, वो आपको टेस्ट सीरीज से हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे को स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दूसरा, जैसे एग्ज़ाम आएगा उस समय और पूछते हैं कि हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव क्या होगा, कैसा क्या रहेगा। तो आप बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, आपके कितने रॉन्ग थे, कितने राइट थे। अगर इतने अच्छे आपको क्वेश्चन राइट करने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। देखो, इसका आंसर तो आपको बेस्टली अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो उसका आंसर तो मिल ही जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, आपको पता चल ही जाएगा कि इतने आंसर करेंगे तो इतना आएगा, रिज़ल्ट ये है। अगर देखो पेपर शुरू होता है और आपको लगता है कि ये इजी है, एग्ज़ाम इजी है, तो आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इजी रहेगा तो उसका रिज़ल्ट भी अप ही होगा। तो अगर इजी है तो आपको करना ही पड़ेगा, ज़्यादा एमसीक्यू टिक करने पड़ेंगे। और अगर लगता है कि बहुत ही टफ है तो फिर नेगेटिव में जाने के नेगेटिव ज़्यादा ना हो इसलिए थोड़े कम करने चाहिए, बाकी वही रखना चाहिए। और आपने कितने क्या अटैम्प्ट किया था। मैंने जब नॉर्सेट 7 दी थी तो मुझे तो प्रीलिम्स मेंस तो कैसी थी, ऐसा बोला था 3 घंटे का पेपर था। तो लगता था कि बहुत ही लेंथी आएगा, लेकिन उतना लेंथी नहीं था पेपर जो हमारा नॉर्सेट 7 मेंस का था। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड किए थे उसके, तो उस हिसाब से मेरा तो हो गया उसमें। ओके, देखो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं वो आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज को आपको जस्ट पेपर की तरफ देना है कि आपकी अगर एक्यूरेसी ज़्यादा ख़राब होती है तो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आती है तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चल जाएगा, आपका वहीं से जजमेंट और वहीं से पावर आ जाएगा आपको। दूसरा है कि हाँ, एक एग्ज़ाम होता है ना, जैसे कल एग्ज़ाम है, उससे पहले दिन फ़ोन करेंगे कि आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़े, आज कितनी रात में क्या पढ़ना चाहिए। तो जैसे एग्ज़ाम होता है उससे पहले दिन पढ़ना चाहिए या 1-2 दिन पहले पढ़ना चाहिए, या फिर उस दिन ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। मैंने ऐसा किया था सर कि मैं जो एग्ज़ाम होती थी उससे पहले मैं अपनी शॉर्ट नोट बनाती थी एक पेपर के अंदर, कि जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम आती है तो थोड़ी एंग्जाइटी तो होती ही है, तो ऐसा डर रहता है कि ये भूल जाऊंगी मैं। तो मेरी एक शॉर्ट नोट में बनाती थी जिसमें मैं मेन टॉपिक्स लिखती थी और एक सब्जेक्ट के बस 2-3 पत्ते, उतने में अपने नोट्स कंप्लीट कर लेती थी, जो सबसे ज़्यादा मेन है और जो मुझे लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगी। तो बस मैं उतने कुछ पत्ते बनाती थी 15-20, और बस एग्ज़ाम के अगले दिन तो मैं वही पढ़ती थी और थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी एग्ज़ाम पहले। नोट से जो मेरी शॉर्ट नोट है वही पढ़ती थी, क्योंकि उसमें फिर एक दिन पहले पूरा सिलेबस है वो आँख के सामने आ जाता था, क्योंकि एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस, सारी नोट्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट है तो आप पूरा सिलेबस आपके आँख के सामने आ जाता है। तो मैंने ऐसे किया था दोनों एग्ज़ाम से पहले। देखो, आपको बहुत सारे बच्चे तो नोट्स बनाने से भी डरते हैं कि सर फोटोकॉपी दे देंगे तो हमारा तो हो जाएगा। देखो, नोट्स आपको सेल्फ भी बनाने हैं, उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे होंगी, क्योंकि हर चीज़ टिप ऑफ द पॉइंट पे आपको रखनी है, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए जो एक या 2 दिन पहले आप उसको रिवाइज़ कर सको। दूसरा, जो लोग आपके जूनियर हैं या अपकमिंग जूनियर हैं, या फिर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट पास आउट करता है या जीएनएम कैंडिडेट हैं, उनको आप लाइफ के अंदर क्या सजेस्ट करोगे कि उसको क्या करना चाहिए।
सर ऐसा सोचती हूँ, मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो फील्ड है नर्सिंग फील्ड, उसमें मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि आप जब हॉस्पिटल साइड पे भी जाते हो तो आपकी जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। किसी पेशेंट की लाइफ का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छा ऑप्टिमम लेवल का नॉलेज होना ही चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करने के बाद भी आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको एक बार कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, कोई कोचिंग में जाना चाहिए। उसके बाद वो तो उसकी खुद की चॉइस है कि उसे क्या करना है, एम्स करना है, ईएसआईसी करना है, एंथ्लेक्स करना है, या फिर कोई फैकल्टी में कॉलेज में पढ़ाने जाना है। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो, जो फील्ड आप चाहे वो चूज़ कर सकते हो। एक बार नॉलेज होना ज़रूरी है। देखो, अगर आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की है, मैं भी बताता हूँ क्लासेस में कि आप एक अगर डिग्री के बराबर खुद को कैपेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फील्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आपके पास में एक अप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए। उस अप्रोप्रिएट नॉलेज के अलावा ही आपकी सैलरी डिसाइड होगी और आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो जैसे 4 साल की डिग्री होती है, तो 1 साल उसके बाद में खुद को अपना नॉलेज को अपग्रेड करने में दे। तो नॉलेज को अपग्रेड करा के एक डिग्री के बराबर जितनी नॉलेज हो जाएगा, उस दिन जहाँ जा चाहोगे वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा है कि जो ये बीएससी नर्सिंग पास आउट या जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभार आपको भी क्लास में ऐसा लगता होगा कि ये अगर मैं 4th ईयर में पढ़ लेती ना, या 3rd ईयर में मेरे को ऐसा अगर मिल जाता तो मैं और भी बेटर कर सकती थी, मेरे को ये टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, 1 साल वेस्ट नहीं करना था। तो 3rd ईयर के स्टूडेंट या फिर 4th ईयर के हैं, या लास्ट ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग या लास्ट ईयर ऑफ जीएनएम हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऑफ कोर्स सर, करनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी कॉलेज लाइफ में भी बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि क्लासेस है, अगर क्लासेस से कोचिंग ली है तो आपको बहुत डीप में पता होगा, जितना कॉलेज लाइफ में तो नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको पहले से ही डीप में पता होगा तो वो तो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। इवन आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में भी बहुत बेनिफिट रहेगा और आपका टाइम बहुत बचेगा। और वो तो 2 बार पढ़ाई होगी ना, कॉलेज में भी होगी, क्लासेस से भी होगी, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, अगर वो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ये करना चाहिए उनको। देखो, जो 3rd ईयर या 4th ईयर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम 3rd ईयर है, तो उसका लास्ट ईयर होता है, तो उसके अंदर मैक्सिमम सब्जेक्ट जैसे ऑप्शन गायनिक हैं, कम्युनिटी हैं, तो ये सब्जेक्ट हैं, वो अगर कंपटीशन से पढ़ लेगा तो उसके कॉलेज टाइम में भी बहुत बेनिफिशियल होगा। जो एग्ज़ाम के अंदर वहाँ से वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है और उसके बाद में उसके कंपटीशन में भी काम आ जाएंगे। तो जो लास्ट ईयर वाले हैं उनके लिए बहुत बेटरफुल ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभार किसी को पता नहीं चलता है कि लास्ट ईयर में मेरे को करना चाहिए, किसी को बाद में पता चलता है कि 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद उसको पता चलता है कि 1 साल पहले मैं ये कर लेती तो मेरे बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लेती। तो ये सबको कंपटीशन में आने के बाद पता चलता है। तो जो 4th ईयर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम 3rd ईयर वाले हैं, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उनके पास में इतना कोई बोझ नहीं होगा कि दिन के 10-10 घंटे पढ़ना है। वो अगर दिन के 2 या 3 घंटे पढ़ेंगे तो भी अपनी लाइफ को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। 4th ईयर कंप्लीट होते हुए अपने 2 या 3 सब्जेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में 2 या 3 सब्जेक्ट और रहेंगे, तो आपको वो विथिन 6 मंथ अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं आराम से। दूसरा, आपका यहाँ तक जैसे आपका स्कूलिंग है, कॉलेज है, एम्स में आपका सिलेक्शन हुआ, इसके पीछे सपोर्ट किस किस का रहा है? क्योंकि सपोर्ट के बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली लड़कियों का। बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं लोग। आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपका किसका सपोर्ट था इसके पीछे? सपोर्ट में मेरी पूरी फैमिली है, वो लोग, उनको सबको, मेरे मम्मी पापा है, उनको मुझसे ज़्यादा उन्हें मुझ पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये मेरी बेटी है और ये कुछ कर ही लेगी, कुछ अच्छा ये एग्ज़ाम क्रैक कर ही सकती है। मुझसे ज़्यादा उन्हें मुझ पे कॉन्फिडेंस था, तो उनके सपोर्ट तो मेरे लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। और देखो, अगर मुझे लगता ही है कि हाँ शायद मैं कैपेबल हूँ ही, एम्स क्रैक कर सकती हूँ शायद, कभी अकेले भी अगर क्लास ज्वाइन नहीं किया होगा तो भी। लेकिन मेरा जो इतना जल्दी ज्वाइन हुआ, मैंने 1 ही साल में ईएसआईसी और नॉर्सेट 7 दोनों किया है, तो उसका पूरा जो श्रेय है मैं क्लासेस को देना चाहूँगी कि मैंने ये 1 साल के अंदर ये पूरा किया है, तो ये क्लासेस की वजह से है। क्योंकि यहाँ जो भी पढ़ाते हैं सर, वो कॉन्सेप्ट बेस पे होता है और इजी मेथड से होता है, सिंपल मेथड से होता है, तो वो हमें सीखने के लिए इजी रहता है। सिंपल होता है तो सीखने के लिए इजी रहता है।
तो वो जो जल्दी हुआ है उसका श्रेय क्लासेस को मिलेगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका जो एम्स में और ESIC में दोनों में आपने अपनी रैंक हासिल की है, फाइनली आपका एम्स आप ज्वाइन करने जा रहे हो। कल ज्वाइन करने जा रहे हो ना, 11 तारीख को। 11 तारीख को ये एम्स नागपुर ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक बार थोड़ा बहुत जैसे बच्चे होते हैं ना, उनका एक मोटिवेशन होता है कि एम्स कैसा होगा, वहाँ पर नॉर्मल अपने स्टेट गवर्नमेंट देखा होगा, वहाँ पर हॉस्पिटल एक ऐसा होता है। तो एक थोड़ा बच्चों को बताओ कि एम्स रियलाइज आपने किया होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए होंगे, आपको कैसा लगा वहाँ का कैंपस, और वहाँ लाके अपनों को प्राउड फील होता है नहीं होता है? यस सर, ऑफ कोर्स। एम्स जो है वो NABH हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो सब सिस्टम से चलता है हमारी जो। नागपुर वाला कैसा लगा? नागपुर बहुत अच्छा था। वो वहाँ जाके फील ही अलग आती है। वो हॉस्पिटल एक तो पहले इतनी क्लीन होती है, जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की बिल्कुल इतनी क्लीन नहीं होती है। और वहाँ जो कैंपस भी बहुत बड़ा था एम्स का, नागपुर का। और वहाँ जो सिस्टम से चलता है सारा काम, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। कैसा होता है कि एक नर्स है तो 50-60 पेशेंट को चलाती है वो, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। 5 ही पेशेंट हो गए आपके पास, एक नर्स के पास, तो वहाँ सब सिस्टम से चलता है। तो एम्स तो कुछ अलग लेवल का ही है। ओके, प्राउड फील होता है ना अपने आप को कि कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं, एम्स के कैंपस में आके नर्सिंग ऑफिसर जरूर बने। बहुत अच्छा होता है कि आप जब कॉलेज टाइम में हो या फिर उसके बाद में कभी देखना कैंपस, अगर विजिट करने का टाइम मिले तो एम्स के कैंपस में जाके अपने आप को वहाँ पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर देखना अपने आप में बहुत प्राउड है। और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलती है, सब कुछ आपको। दूसरा, नौकरी लगने के बाद अपने जो फ्यूचर में बहुत कुछ चेंजेज आते हैं जो आप फील कर सकते हैं। आपको लगा कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को आपसे बात करने का तरीका, आपकी इम्पोर्टेंस में कुछ डिफरेंस आता है? यस सर, सबसे ज़्यादा वही डिफरेंस लगा कि लोगों की हमसे बात करने का जो तरीका था ना, वो बहुत चेंज हो गया। पहले लोग सेजल कहते बुलाते थे, अब सेजल बहन के बुलाते। तो सबका कम्युनिकेशन तो सबका बदल ही गया है। उनकी नज़र में हमारी जो रिस्पेक्ट थी वो ज़्यादा बढ़ गई है इसके बाद। ये तो है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नौकरी लग जाना, आप क्लास 2 ऑफिसर बने हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो अपनी सोसाइटी के अंदर ये है कि आप अगर बहुत अच्छी जॉब ली हैं तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, क्योंकि वी आर रेपुटेड पर्सन है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बन गए हैं। तो ये सब लोग चाहते हैं दुनिया के अंदर। तो इससे पीछे जितनी मेहनत है इन्होंने आपको बताया है कि मैं कहाँ से लगाकर यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके पीछे किसका सपोर्ट सिस्टम रहा, कैसे कैसे स्टडी रही, कितने घंटे ये पढ़ते थे, सब कुछ आपको बताया है। तो आप भी एक BSc नर्सिंग या GNM के स्टूडेंट हो तो प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। 1 साल का आपके पास खुद का टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, तो आपकी लाइफ के बारे में आपको पता चलेगा कि हम कितने नॉलेजेबल हैं। बाकी दोनों में डिफरेंस ये, या BSc नर्सिंग करके लोग कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके फिर वापस आते हैं। इससे अच्छा है कि पहले से आपको पता चल जाए कि नहीं, मेरे को अभी से तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। एवरेज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सिलेक्शन होने के लिए कितना टाइम चाहिए? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ है कि इतने टाइम में, वो सब अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। मेरा ऐसा था कि मैंने पहले 4-5 महीने ऐसा था कि बस क्लासेस में पढ़ूँ और वही ठीक से बस क्लासेस जाओ और क्लासेस में जो पढ़ाते वही पढ़ूँ। तो पहले 4-5 महीने ऐसा ही था। फिर के जो 3-4 महीने थे उसमें मैंने ऐसे जम के पढ़ाई की थी। तो ऐसा मैं तो नहीं सोचती कि ऐसा 1 साल में हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करते हो और आप किस मेथड से पढ़ाई करते हो। अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे तो हो जाता है, 6 महीने भी हो सकता है, ऐसा मानती हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच अगेन सेजल। आपका दोनों एम्स में सिलेक्शन होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन आपको और आपकी पूरी फैमिली को, इतना आपको कैपेबल बनने के लिए। इंस्टीट्यूशन का हेल्प भी रहता है और उसके साथ में स्टूडेंट का भी रहता है कि हम ये बताते हैं कि जितना पढ़ाया हुआ पढ़ लेना, आप अगर उतना पढ़ लेते हो तो दोनों की हेल्प रहती है कि आपके पीछे इंस्टीट्यूट भी हेल्प करता है और स्टूडेंट सेल्फ एफर्ट लगाता है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और कल आप एम्स ज्वाइन करने जा रहे हो। बेस्ट विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच।